Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. बच्चों, मैंने आपसे पहले चैप्टर का यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर का रिवीजन कराया है। अब मैं रिवीजन नहीं करा रहा, अब मैं आगे चल रहा हूँ। आगे मेरा चैप्टर चल रहा है सरल परिपथ यानी कि सिंपल सर्किट। इससे पहले के सारे चैप्टर्स मैं आपको करा चुका हूँ। हो सकता है कि शाम को मैं वीडियो दूँ तो वो रिवीजन की होगी, लेकिन इस वक्त जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ इसमें चैप्टर यानी कि सिलेबस हमारा आगे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सर्किट में सबसे पहला पॉइंट है हमारा वैद्युत सेल। वैद्युत सेल है क्या? सबसे पहले हम वैद्युत सेल है क्या? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है और परिपथ में विभवांतर को स्थिर रखते हुए धारा के प्रभाव को निरंतर बनाए रखती है। फिर सुन लो, वैद्युत सेल है क्या? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है तथा परिपथ में विभवांतर को स्थिर रखते हुए धारा के प्रभाव को निरंतर बनाए रखती है। तो बच्चों, मैं इसे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले वैद्युत सेल बच्चों, ये आज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा परिपथ में विभवांतर को स्थिर रखकर धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तित करती है और परिपथ में विभवांतर को स्थिर रख करके धारा के प्रवाह को निरंतर
रखती है, निरंतर बनाए रखती है। अब ये सेल होती क्या है, कै प्रकार की है? वैद्युत सेल दो प्रकार की होती हैं। वैद्युत सेल दो प्रकार की, नंबर 1 प्राथमिक सेल, नंबर 2 द्वितीयक सेल। तो मैं लिख देता हूँ वैद्युत सेल, वैद्युत सेल दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राथमिक सेल, नंबर 2 द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राथमिक सेल है क्या। प्राथमिक सेल में होता क्या है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तो बदलते हैं, लेकिन इसमें रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये है कि केवल रासायनिक ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता। ये सेल प्राथमिक सेल वे सेल होती हैं जिनके अंदर सॉल्यूशन एक बार प्रयोग में ले लिया, उसके बाद यदि हम दोबारा लेते हैं तो उसे फेंकते हैं और नया सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। प्राथमिक सेल वे सेलें होती हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जो होती है अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, लेकिन इसमें सॉल्यूशन एक बार प्रयोग में ले लिया तो उसे दोबारा नहीं लेते। ये सेलें कौन कौन सी होती हैं, इन सेलों को के नाम क्या क्या हैं? वोल्टीय सेल, लैप्लासी सेल, डैनियल सेल। ये सेलें आपके लैब में है, प्रैक्टिकल में है। आप प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपको मिल जाएंगे वोल्टीय सेल भी, लैप्लासी सेल भी, डैनियल सेल भी। तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, लेकिन आप ये देख लेना कि लैब में जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक बार उसे यूज करने के बाद फिर हम दोबारा से नया सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए इन सेलों को प्राथमिक सेल कहते हैं। तो मैं अब लिख देता हूँ प्राथमिक सेल है क्या। इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसके बारे में लिखता हूँ। इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और इनमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है और इनमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय समझ रहे होगे कि केवल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ही बदला जाता है,
इसमें केवल रासायनिक ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसमें कौन कौन सी सेल आती हैं? लेक्लांसी सेल, वोल्टीय सेल। तो जैसे वोल्टीय सेल कॉमा लेक्लांसी सेल। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये प्राथमिक सेल आपके समझ में आ गई है। इन सेलों का प्रयोग हम प्रैक्टिकल जब करते हैं तब करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा, द्वितीयक सेल। ये तो प्राथमिक सेल होगी। द्वितीयक सेल कौन सी सेल होती हैं? वे सेल होती हैं इनमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि रिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इनके अंदर। तो इसमें क्या करें? इन सेलों को बनाने के लिए पहले हम विद्युत द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर उस रासायनिक ऊर्जा को आवश्यकता के अनुसार वैद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को या इस प्रकार की सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? पहले सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाने के बाद वैद्युत द्वारा उनमें रासायनिक ऊर्जा देते हैं, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जहाँ ज़रूरत होती है हमें वैद्युत धारा की, तो फिर हम उस रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्राप्त कर लेते हैं। तो ज़रा मैं इसके बारे में आपको लिखवा देता हूँ। इन सेलों में पहले बाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं? बाह्य स्रोत यानी कि किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं रासायनिक ऊर्जा को, और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और जब वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब इस सेल को परिपथ में जोड़कर रासायनिक ऊर्जा को किस में ले लेते हैं? रासायनिक ऊर्जा को
वैद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं, अर्थात इनमें उत्क्रमणीय क्रिया होती है, अर्थात इनमें उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है। इसके उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है? सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। आपने बैटरी भी देखी होंगी, बैटरी भी एक इसका उदाहरण है। आप देखते होंगे जब बिजली आती है तो हम चार्जर से उसे बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, और जब बिजली चली जाती है तो फिर उस बैटरी से हम बिजली प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको सेल के बारे में बता दिया। अब अगला पॉइंट आता है सेल का विद्युत वाहक बल। तो अगला पॉइंट क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल कहते किसे? सेल का विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट पॉइंट, होता क्या है उसे बता रहा हूं। सेल का विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इसका शॉर्ट नेम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल। देखो, बल से ऐसे लगता है कि ये कोई फोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल उसे कहते हैं जो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में जितना कार्य किया जाता है वह कार्य उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर सुन लो, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे सेल का
उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये तो मैंने परिभाषा लिख दी। अब सपोज करो कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये कोई पात्र है, यानी कि लैक्लांसे सेल मान लो, डैनियल सेल मान लो, कोई सी मान लो। इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड है और ये मान लिया ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्योंकि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब इसके बाद इसमें परिपथ में एक पंखा जुड़ा हुआ है, सपोज करो कि F पंखा फैन, ये बल्ब मान लिया बल्ब B जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि करंट ऐसे जाएगी, क्योंकि धन सिरे से निकलती है करंट और चलते हुए ऋण सिरे की ओर आ जाती है। तो इसमें एक कूलम आवेश को यहाँ से, अब इसमें धारा कैसे चलेगी, ऐसे, अरे इधर धारा यहाँ ऐसे आएगी और यहाँ विलयन से ऐसे चलेगी। तो पूरे परिपथ में एक कूलम आवेश को प्रवाहित करने में जितना भी सेल ने काम किया वो इसका विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो माना Q कूलम आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित घुमाने में सेल द्वारा किया गया कार्य W है, तब सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि E, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, बराबर W/Q। इसे हमेशा कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मैं इसका मात्रक बताता हूँ, विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल का मात्रक, W का मात्रक जूल बटे Q का मात्रक कूलाम, या इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट, ठीक है। जूल बटे कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। इसका विमीय सूत्र, विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र तो आप निकाल लेंगे। जूल है W का, और W का विमा होती है mL2T-2, और कूलाम की AT, कूलाम की हो गई AT। तो सॉल्व करके आ गया ये mL2T-3A-1, ये हो गया। तो बच्चों, ये मैंने आपको सेल का विद्युत वाहक बल समझा दिया है। मैं समझता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ टर्मिनल विभवांतर। क्या? टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर
विभवांतर है क्या? नाम से ही पता होगा, 2 पॉइंट और उनके बीच विभवांतर, विभव में अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। परिपथ में कोई 2 पॉइंट या कोई 2 बिंदु जिनके बीच उत्पन्न विभव के अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव को, विभव के अंतर को, विभव के अंतर को टर्मिनल विभवांतर वी कहते हैं। जैसे मान लिया ये बल्ब है, इसके ये 2 बिंदु हो गए, 2 सिरे हो गए, इन सिरों के बीच जो विभव में अंतर होगा उसे टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। ऐसे ये पंखा है, पंखा के ये 2 सिरे हो गए, इन सिरों के बीच विभव में जो अंतर होगा उसे टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। माना परिपथ में आवेश Q को दो बिंदुओं के बीच सेल को प्रवाहित करने में, W जूल कार्य करना पड़ता है। तब उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि V बराबर W/Q, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो बच्चों, मैं समझता हूँ आपके समझ में टर्मिनल विभवांतर भी आ गया होगा। अब आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या बताना है मुझे? वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते किसे हैं? वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए देखो, जैसे सेल है, इसमें धारा बह रही है यानी कि आवेश चल रहा है, तो आवेश जो है इसके अणुओं से टकरा रहा है। सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, तो जो टकरा रहा है तो वो अपनी एनर्जी यहाँ खर्च कर रहा है। तो जितनी एनर्जी जो यहाँ खर्च कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम? आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। भाई सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आ रही है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। फिर सुन लो, सेल का सॉल्यूशन यानी कि सेल का विलयन आवेश के प्रवाह
को रोकने में जो काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब मैं जरा इसे भी लिख देता हूं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। भाई बच्चों, इसे पहले तो ये सुन लो, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल के धारा प्रवाह में, सेल में धारा प्रवाह, धारा प्रवाह के मार्ग में सेल का विलयन, सेल का विलयन जो अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर कहते हैं। वैसे भी समझ लोगे बच्चों, जैसे ये सेल बनी हुई है तो इसमें करंट ऐसे जा रही है ना, ऐसे तो अंदर ऐसे चलेगी। तो जब अंदर यहाँ करंट ऐसे चलेगी तो इसके विलयन के एटम से टकराएगी, तो एटम से टकराएगी तो वो उसकी गति में विरोध कर रही है, अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो ये जो अवरोध जो उत्पन्न कर रही है, इस अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम है। आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक, आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, अब इसे प्रभावित करने वाले कारक, कारक का मतलब है किन किन कारणों से ये कम ज़्यादा होता है, यानी कि किन किन कारणों से ये आंतरिक प्रतिरोध कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, निम्न कारक हैं। नंबर 1, तो यह है कि जो यदि सॉल्यूशन ज़्यादा होगा, यानी कि क्षणें जो हैं ज़्यादा डूबी होंगी तो ज़्यादा विलयन में चलेगा, और ज़्यादा विलयन में चलेगा तो आसानी से मतलब है कि आवेश जो धारा आवेश जो है इससे इस पर पहुंच जाएगा। तो एक तो क्या होगा कि क्षण द्रव इसके विलयन में क्षण की विलयन में क्षण
अधिक डूबी होने से प्रतिरोध कम होगा, आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। समझ लो, यदि ज्यादा डूबेंगे तो क्या होगा, आवेश जो है इजीली इस पर आ जाएगा। कम डूबेंगे तो कम में कोई निकलना पड़ेगा, तो उसमें बाधा ज्यादा होगी। नंबर 2, क्षणें पास पास होनी चाहिए। क्षणें यानी कि क्षणें जो है पास पास होने पर आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। भाई जब पास पास होंगी तो कम दूरी चलना पड़ेगा, यानी कम एटम से टकराना पड़ेगा, और जब कम एटम से टकराना पड़ेगा तो क्या होगा, धारा जो है ये आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। आगे तीसरा पॉइंट, विलयन की सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। विलयन की सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थात विलयन को डाइल्यूट रखना है, यानी कि तनु रखना है। इस प्रकार से बच्चों आज का शिक्षण समाप्त होता है। ये पॉइंट मैंने बता दिए, इसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इन्हें पढ़ लें, ध्यान से याद कर लें, अपने नोट्स कॉपी पर लिखते जाएं। दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा नोट्स बनाने का। हो सकता है कि रिवीजन का पीरियड में शाम को लूँ। धन्यवाद।